स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत ध्वनि सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की परीक्षाओं में आपको विभिन्न काव्य सिद्धांतों को, काव्यशास्त्र के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनके बारे में जानना और पढ़ना होता है। तो ध्वनि सिद्धांत को वन लाइनर टेक्स्ट के रूप में आज हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आनंदवर्धन। ये कश्मीर के विद्वान हैं और इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी का मध्य माना जाता है, यानी लगभग 850 के बाद या 850 से। आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक। ध्यान रखेंगे, ध्वन्यालोक के रचनाकार आनंदवर्धन हैं और उनके इस ग्रंथ में 4 उद्योत हैं। उद्योत से तात्पर्य अध्याय भी लगा सकते हैं, जो हम सर्ग, खंड, बहुत सारी चीज़ें जिन नाम से जानते हैं, लेकिन काव्यशास्त्र की भाषा में उद्योत कहेंगे। तो ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। अपने ग्रंथ के आरंभ में ही उन्होंने वैयाकरणों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लिखा कि प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः। ये ध्यान रखेंगे कि ये आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में शुरुआत में ही वैयाकरणों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आनंदवर्धन जी ने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, वैयाकरण सार्वभौमिक शब्दों को स्फोट कहते हैं। स्फुटित जहाँ से होता है, अर्थ प्रकट जहाँ से होता है। जो सार्वभौमिक शब्द हैं, ऐसे शब्द नहीं जिनका स्थान, काल, समय, लिंग, वचन, इन सब के आधार पर अर्थ बदल जाता है। जो सार्वभौमिक शब्द हैं वो स्फोट होते हैं, वो नित्य होते हैं। जिस शब्द से अर्थ स्फुटित हो वह स्फोट कहलाता है। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछे कि स्फोट से क्या तात्पर्य है, तो जिस शब्द से अर्थ स्फुटित हो वह स्फोट कहलाता है। आगे देखते हैं कि सुनाई पड़ने वाले शब्द को ध्वनि और जो शाश्वत शब्द हैं जिन्हें हमने सार्वभौमिक शब्द कहा वो स्फोट कहलाता है। और इस स्फोटवाद का ध्वनि सिद्धांत में बड़ा महत्व है, क्योंकि आनंदवर्धन ने स्फोट का या ध्वनि को के संबंध में जो भी धारणाएं ली वो स्फोटवादियों से ली। ये ध्यान रखेंगे, स्फोट जो है वो नित्य शब्द होते हैं। नित्य शब्द से तात्पर्य यह है कि आवश्यक, जो विद्यमान है। अनित्य का मतलब ये है कि जो आवश्यक नहीं है किंतु चलाए जाते हैं। तो नित्य और अनित्य से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही वर्णन आप जब ध्यान रखेंगे काव्यशास्त्र में, जब रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत का वर्णन होता है तो ये कहा जाता है कि अलंकार क्या है। तो अलंकार को कोई नित्य धर्म मानता है यानी आवश्यक मानता है, और कोई अनित्य मानता है माने उसकी आवश्यकता नहीं है, वो केवल रूप और सौंदर्य में वृद्धि के हेतु होते हैं, कारण होते हैं। तो नित्यता और अनित्यता के बारे में इसे ध्यान से देख लीजिएगा। न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसके विषय में भी डिटेल में आपको बताएंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न कभी भी बने कि आनंदवर्धन ने ध्वनि का ग्रहण कहाँ से किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया स्फोटवादियों से। स्फोटवाद वो है जो शब्दों को बहुत महत्व देता है, शब्दों की गंभीरता को स्थापित करता है, और जहाँ से विशिष्ट अर्थ प्रकट होने लगता है जिस शब्द से, वहाँ स्फोटवाद की गरिमा स्थापित हो जाती है। ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान हो जाता है, जहाँ पर वही ध्वनि काव्य है। अब इससे तात्पर्य ये ध्यान रखिए कि जहाँ वाच्यार्थ का अर्थ है कि किसी अर्थ के विषय में कोई शब्द प्रयोग किया गया है, किसी वस्तु या पदार्थ के लिए कोई शब्द प्रयोग किया गया है, वो जो शब्द प्रयोग किया गया है वो बहुत अधिक महत्व नहीं रखता। उससे जो अर्थ प्रकट होता है, जो व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, उसकी महत्ता है। पूरे ध्वनि सिद्धांत में आपको यही दिखेगा कि वाच्य शब्द जो लिखे गए हैं उनसे भिन्न जो व्यंग अर्थ दिखाई पड़ता है, प्रकट होता है, वही महान है, वही श्रेष्ठ है। ये ध्वनि सिद्धांत की स्थापना है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसे हमने इसीलिए कई बार कई रूपों में लिख दिया है कि प्रत्येक व्यंग्यार्थ को
ध्वनि काव्य नहीं कहा जा सकता। आनंदवर्धन ने कहा कि व्यंग्यार्थ ही यदि ध्वनि की आत्मा है, ध्वनि की विशेषता है, तो सभी व्यंग्यार्थ को काव्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वही व्यंग्यार्थ काव्य होगा जो चमत्कारिक होगा, जो आपको चमत्कृत कर दे, पाठक को चमत्कृत कर दे, वो व्यंग्यार्थ जो है वो श्रेष्ठ ध्वनि काव्य होगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा काव्य उत्तम ध्वनि काव्य कहा जा सकता है, तो जिसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो और व्यंग्यार्थ भी कैसा हो, चमत्कारिक हो। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीसरी शब्द शक्ति यानी व्यंजना पर आधारित ध्वनि को काव्य की आत्मा के पद पर विराजमान करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई। यानी ध्वनि की आत्मा क्या हो, व्यंजना हो। आपको यहीं पर देव की पंक्ति, कविदेव की पंक्ति हिंदी में जो माने जाते हैं, उन्होंने लिखा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, है ना। तो वहाँ पर व्यंजना को अधम माना गया है और अभिधा को उत्तम माना गया है, लेकिन आप ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे तो ये उल्टा है। ध्वनि सिद्धांत में व्यंजना को महत्ता प्रदान की गई है और अभिधा को अधम काव्य कहा गया है, जिसमें कोई व्यंग्य नहीं है, जिसमें कोई अन्य अर्थ नहीं है, प्रतीयमान अर्थ नहीं है, वो सीधा सीधा वाक्य काव्य हो ही नहीं सकता, ऐसा ध्वनिवादी मानते हैं। आगे आपको इसका वर्णन मिलेगा, हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे ये लिखा है। आनंदवर्धन ने अन्य सभी काव्य तत्वों, रस को, अलंकार को, रीति को, गुण को, सभी को ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत समाहित कर लिया और लिखा कि ये सभी ध्वनि के उत्कर्ष में सहायक होते हैं। यानी ये सब अनित्य हैं, बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जब आ जाते हैं तो उसके अर्थ को, उसकी प्रतीति को और बढ़ा देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा, प्रश्नों में पूछ लेता है कि आनंदवर्धन ने रीति को क्या माना है या क्या कहकर संबोधित किया है। तो आनंदवर्धन ने रीति को पद संघटना कहकर संबोधित किया हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ही कुछ कुछ चीज़ें अगर इन सिद्धांतों से पूछी जाती हैं तो पूछ लिया जाता है। ध्वनि के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और अभिधामूला। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ध्वनि के दो भेद। अब इसमें अभिधामूला जो है वो, इसके जो भेद हैं वो प्रसिद्ध हैं। ध्वनि के दो भेद, इनका नाम ध्यान रखेंगे, उनमें भी अभिधामूला के अंतर्गत है रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। ये तीन भेद अभिधामूला के अंतर्गत ध्वनि के माने जाते हैं। इनमें से आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है। ऑप्शन में अगर दे दिया जाए कि वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में आनंदवर्धन ने सर्वश्रेष्ठ किसे माना है, तो रस ध्वनि को माना है। दोस्तों, इस तरह के सभी नोट्स हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार विशेष और प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर के साथ पूरे प्रैक्टिस सेट भी आपको लगभग हजारों प्रश्नों का संकलन है वो इसमें मिलेगा। कुल 205 प्रश्नों का ये नोट्स है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आगे देखते हैं, आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य के 3 प्रकार बताए। आनंदवर्धन ने लिखा कि उत्तम काव्य कौन है, जो ध्वनि काव्य है, जिसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो, चमत्कारिक व्यंग्यार्थ हो, वो उत्तम काव्य है। मध्यम काव्य किसे कहा, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसमें व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमत्कारिक होता है। मध्यम काव्य का मतलब यह है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसमें क्या होता है कि व्यंग्यार्थ उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना लिखा हुआ शब्द प्रभावित करता है। तो व्यंग्यार्थ तो उसमें है, लेकिन उससे, उस व्यंग्यार्थ से ज़्यादा महत्व वाच्यार्थ का है, इसलिए ये मध्यम कोटि का है। अधम कोटि का कौन सा है, अधम कोटि का चित्र काव्य है। तो ऑप्शन में कभी भी पूछे कि आनंदवर्धन के अनुसार चित्र काव्य क्या है या किस श्रेणी में आता है, तो ये अधम काव्य की कोटि में आता है। इसमें व्यंग्यार्थ स्फुटित होता ही नहीं है, अस्फुट रहता है। यानी कोई व्यंग्यार्थ, सीधी सीधी बात है कि कलम लिखा है तो कलम ही होगा, पानी लिखा है तो पानी ही होगा। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या है कि जब कलम लिखा है तो कलम आज उनकी जय बोल, कलम से तात्पर्य है साहस,
लेखनी, कलम का संबंध लेखनी से है और लेखनी साहस पे निर्भर करती है, लेखनी सत्य पे निर्भर करती है। तो कलम कहते ही व्यंग्यार्थ कहाँ जा रहा है? सत्यनिष्ठता की ओर, साहस की ओर, निर्भीकता की ओर। तभी कवि ने लिखा कि कलम आज उनकी जय बोल। अगर आपको पता हो कि कलम आज उनकी जय बोल किसकी कविता की पंक्ति है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ध्वनि विरोधी 3 वर्गों में है। ध्वनि सिद्धांत के विरोधी आचार्यों की बात हमने अपने पिछली वीडियो में की थी और त्रुटिवश हमने मम्मट को ध्वनि विरोधी आचार्य के रूप में परिगणित किया, बताया। आप कृपया उसे सुधार लें। कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो जुड़े हुए थे और आप सभी की सचेतन अवस्था ये दिखाई पड़ती है कि कोई भी क्लास देखते वक्त आप सभी अलर्ट होकर देखते हैं कि हमसे भी जो त्रुटियां हुई है आप उसे मेंशन करते हैं कमेंट बॉक्स में और हम उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। तो मम्मट ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और मम्मट ध्वनि जो है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक हैं। उन्होंने अपनी व्याख्याओं से, अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के माध्यम से ध्वनि सिद्धांत को और मजबूत किया। अब ये ध्यान रखना है कि ध्वनि विरोधियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं आनंदवर्धन के अनुसार: अभाववादी, लक्षणावादी और अलक्षणीयतावादी। अभाववादी कौन है? वे अलंकारवादी जो ध्वनि की सत्ता को मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि अभाव है ध्वनि का, तो ये वे अभाववादी हो गए। लक्षणावादी वे हैं जो व्यंजना को प्रधानता न देकर के कहते हैं कि लक्षणा श्रेष्ठ है। और अलक्षणीयतावादी से तात्पर्य है कि ध्वनि की सत्ता तो मानते हैं किंतु उसे अनिर्वचनीय मानते हैं। उसे अनिर्वचनीय से तात्पर्य है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका कोई लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये सत्ता तो मान लेते हैं जो है लक्षणीयतावादी, लेकिन अनिर्वचनीय मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही ये सूची ध्यान रखिएगा: ध्वनि विरोधी आचार्य और ध्वनि समर्थक आचार्य। भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट ये ध्वनि विरोधी आचार्यों के अंतर्गत है। मम्मट, अभिनवगुप्त और पंडित राज जगन्नाथ ये ध्वनि समर्थक हैं। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में, अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से मजबूत टीका लिखी जिसमें बहुत मजबूत तर्कों के साथ उसे पुष्ट किया गया है ध्वनि सिद्धांत को। तो प्रश्न कई बार ये बना हुआ है कि आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक पर लिखने वाले, टीका लिखने वाले कौन हैं? तो अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी। पंडित राज जगन्नाथ, इतने लोगों की आपको ध्यान रखना है सारी बातें। भट्टनायक इस रूप में ध्वनि विरोधी हैं कि ये जो है व्यंजना को, व्यंग को या प्रतीयमान अर्थ को महत्व ही नहीं देते। भावकत्व और भोजकत्व की स्थापना करते हैं, 2 भावों की, और व्यंजना को कोई महत्व नहीं देते। कहते हैं कि रस में बाधक है व्यंजना। सीधी सीधी बातें जो है वो रस को ज़्यादा अच्छे से प्रकट करती हैं, व्यंजना के चक्कर में पड़ के अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसी तरह से कुंतक भी अपने सिद्धांतों में जो है ध्वनि का विरोध करते हैं और महिम भट्ट भी। महिम भट्ट का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप सभी जानते होंगे, व्यक्ति विवेक। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम फिर अलग अलग जो भी सिद्धांत हैं, जो भी काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं, हम उन सभी की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके लिए लेकर के मौजूद होंगे वन लाइनर के रूप में। साथ ही हम प्रैक्टिस सेट भी इन सभी का करवाएंगे। तो आगामी जो यूपी हायर की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे इन सिद्धांतों से। तो दोस्तों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें ताकि समय पर सूचनाएं आपको मिलती रहें क्लासेस की जो भी हैं, और वहाँ पर हमारे संवाद भी आपसे होते रहेंगे। जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए होंगी वो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया, यदि आप नए हैं, क्योंकि हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे तो छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से जो भी कठिन या जो भी अप्रामाणिक बहुत सारी बातें होती हैं उन्हें हम प्रामाणिक ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और उसमें आप सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक संवाद होगा आपकी टिप्पणियों से, कमेंट से, उससे हम और प्रेरित होकर के और मेहनत करके अच्छी चीज़ें आपके काम की सामग्री लेकर के मौजूद होते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।